कि 10-10, 15-15 बड़े गांव या छोटे शहर मिलके एक बड़े शहर की कैपेसिटी भी पूरी करने से कासिर हैं। आज तक 70 से 75 सालों में आज तक भी कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की मिल्क इंडस्ट्री में मिल्क कैपेसिटी एक दिन की पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद भी आपने गलियों में, बाज़ारों में, बेकरीज पे डिब्बे वाले दूध या खुश्क दूध को बिकता देखा होगा। ये इसी चीज़ की ज़मानत है कि इसमें बड़ा गैप मौजूद है, बड़ी इंडस्ट्री की अभी भी ज़रूरत है और बहुत कुछ इसमें काम किया जा सकता है। तो आज इसी वाले से एक बड़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं कि कैसे हम इस बिज़नेस में आ सकते हैं। इस बिज़नेस के जो स्ट्रॉन्ग जोन्स हैं वो तो मैंने बता दिए, लेकिन मसाइल क्या पैदा होते हैं। इस फार्म जिस पे मैं मौजूद हूँ ये पाकिस्तान के हाईएस्ट फार्मों में से एक बड़ा फार्म है, जिसकी तकरीबन 700 के लगभग इस वक्त छोटे बड़े जानवर हैं। इनसे जानते हैं ये बिज़नेस कैसा है, कैसे किया जा सकता है, इसमें आने वाले मसाइल, दुश्वारियाँ क्या है और उनसे कैसे नबज़ आज़मा के हुआ जा सकता है। मेरे देखने वालों को अपना इसमें ग्रामी बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम समीनुल्लाह है और यहाँ पे मैं अगस्त 2021 से काम कर रहा हूँ और मुझे इस फील्ड में तकरीबन 9 साल पूरे हो गए और यहाँ पर मैं एनिमल फीड और इससे रिलेटेड चीज़ें सर सबसे पहले तो मेरे देखने वालों को तारुफ करवाइएगा इस फार्मिंग का। इस फार्मिंग का एज ए बिजनेस स्कोप कैसा है, इसका माजी कैसा रहा, हाल कैसा है और कहाँ तक आप इसके फ्यूचर को सिक्योर देखते हैं। आजकल के जो हर कोई कहता है कि ये कारोबार अच्छा नहीं है, चीज़ें महंगी हो गई, बेशक महंगी हो गई है, लेकिन उसका भी हल है, उसका भी हल है। आप एक न्यूट्रिशन को मतलब कौन सी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो कि जिसकी वजह से एनिमल की रिक्वायरमेंट भी हो जाए, सस्ती कीमत में लेके उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, तो वो भी एक टेक्निक है। आपने उसी से रिप्रोडक्शन भी मेंटेन करनी है और प्रोडक्शन भी मेंटेन करनी है। तो ये चीज़ें अगर आप चला सकते हो तो ये बिज़नेस इस तरह बिज़नेस है ही नहीं। अगर आप वो टारगेट्स पूरे नहीं कर सकते हो तो बेशक सबसे बुरा ही बिज़नेस है फिर ये। मतलब कि ये बिजनेस बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है और बिल्कुल भी ये आपके लिए घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप इसको एक इंडस्ट्री के तौर पे समझ सुर रख के पढ़े लिखे अंदाज से ये फार्मिंग आप करना चाहें तो। जी बिल्कुल। सर जी मेरे आपके कहने का मतलब यह है कि अगर एक बंदा मक्की डाल रहा है वो देखे कि मैं मक्की क्यों डाल रहा हूँ, अगर मक्की नहीं मिलती तो उसकी जगह पे मैं कौन सा काम मक्की से ले सकता हूँ जो और कोई दे सके, या मैं वंडा डाल रहा हूँ तो वंडा किस लिए डाल रहा हूँ और वंडे की खसूसियात क्या है। अगर वंडा ना मिले तो वो खसूसियात मैंने जानवर की पूरी करनी है, जानवर को वंडे से नहीं है, अपने न्यूट्रिशन से है, तो वो न्यूट्रिशन कैसे पैदा करनी है। अच्छा सर जी, अब मेरे देखने वालों को एक दफ़ा बता दीजिएगा इस फार्म में टोटल कितने जानवर हैं और कितना अर्सा पहले ये फार्मिंग शुरू की गई थी, हर साल यहाँ पे कितनी हिफज का मज़ीद ऐड हो जाती हैं। सर इसमें ये है कि मेरे पास अभी तो करंटली चल रहा है, काविंग और भी हो रही है। मेरा 50-52% तक हर्ड मेरा मिल्किंग में है अभी माशाल्लाह। और उससे क्योंकि सोयाबीन या ये चीज़ें तो गायब हो गई है तो उसके अल्टरनेटिव यूज़ करके मैं 31 लीटर एवरेज ले रहा हूँ इनसे माशाल्लाह। और मेरा पर लीटर कास्ट क्योंकि जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं या जो डेयरी फार्म चला रहे होते हैं उसके लिए एक पॉइंट ये काफ़ी है कि मैं 83 रुपीज़ पर लीटर मेरी कास्ट आ रही है आजकल, कास्ट आ रही है और मैं 7,500 की प्रोडक्शन ले रहा हूँ आजकल के टाइम में। और ये है कि सर बेसिकली बात ये है कि आप आजकल के दौर में बहरहाल कुछ लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं कि अच्छा सोयाबीन चली गई तो ये क्या होगा। तो मैं प्रोफेशनल बंदों को ये बताना चाहता हूँ, उनको भी सबको ये पता है प्रोफेशनल बंदे जो होते हैं कि काउस को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं, उसको एमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, एमाइनो एसिड्स की। और वो एमाइनो एसिड्स आप किस तरह पूरा कर सकते हो, ये न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन है। अगर आपने वो पूरी की तो आप अच्छी प्रोडक्शन भी ले सकते हो और रिप्रोडक्शन भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप वो डिफिशिएंट रख रहे हो, उसको आप डिफिशिएंट रख रहे हो तो आप मतलब अगर आप एवरेज अपना दूध एक गाय का सपोज वो 40 लीटर दूध दे रही है, आप वो 130 दिन 140 दिन तक ले सकते हो। अगर एमाइनो एसिड बैलेंस नहीं है तो वो गाय लगती भी नहीं है, डेज एंड मिल्क भी बढ़ जाते हैं और वो एवरेज आपको देगी 120 दिन तक। सही है, या बल्कि 100 दिन के बाद वो डिक्लाइन शुरू हो जाती है उसकी। तो ये एक टेक्निक्स है जो इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं उसको। तो एक फार्मर को चाहिए कि खुद भी थोड़ा बहुत इल्म हो उसको इस चीज़ का, किसी से सीख ले
ठीक है, बेहतर तो ये कि खुद भी उसको पता हो, 50% तक उसको बताओ। जो बाकी है तो एक एक्सपर्ट बंदे से पूछ ले, मुझसे ना पूछे, किसी एक्सपर्ट बंदे से पूछ ले। पाकिस्तान में बहुत से एक्सपर्ट बंदे हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि एक बंदा चाहता है वो डेयरी फार्म बनाए, वो सबसे पहले ये सोचता है कि मेरे पास पैसे कितने हैं, मैं कितनी गायें ला सकता हूँ। वो समझता है कि मेरे पास अगर साइलेज है, वंडा है, तूड़ी है, एक शेड है जिसके नीचे मैं 10 से 15 गायें रख सकता हूँ, तो वो बस गायें ले आता है। न्यूट्रिशन हमारे यहाँ फार्मर, या मैं भी उन्हीं फार्मर में से एक फार्मर का बेटा हो सकता हूँ कि हमारे जहन में और कॉन्सेप्ट में यही है कि गाय है या भैंस है या बकरी है, इसका पेट भरता रहे, काम चलता रहेगा। तो हमारा तो ये साइकोलॉजी हमारी तो ये कहती है। आपकी क्या कहती है इस फार्मिंग के वाले? सर, ये देसी गाय आप इस तरह चला सकते हो। इन गायों की, जिस गाय की 40 लीटर प्रोडक्शन हो, जिसकी 60 लीटर, 61, 62 लीटर, 55 लीटर प्रोडक्शन हो उसकी, तो वो गाय आप उसमें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते हो। वो जब दूध देता है वो अपने जेनेटिक पोटेंशियल से देता है, ना कि उस फीड से दे रहा होता है। उसकी जेनेटिक पोटेंशियल में है ज़्यादा से ज़्यादा दूध देना, लेकिन वो अपने पोटेंशियल, अपने बॉडी रिजर्व यूज़ करके आपको देगा। लेकिन वो गाय ना आप उसको दोबारा गबन कर सकते हैं, ना आपसे उससे ज़्यादा देर तक दूध ले सकते हो, जो कि इस कारोबार के बंद होने का बस सबब बनता है। न्यूट्रिशन नॉलेज जो है ये बेसिक एक जानवर में मेरा ख्याल है कि 4 से 5 तरह का काम करता है। एक तो अगर आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं तो आप उसका दूध मेंटेन रखने के साथ उसका टाइम ऑफ मिल्किंग वो भी बढ़ा सकते हैं। फिर उसके साथ उसके अपने जेनेटिक जो गाय की ग्रोथ में उसके गोश्त को बढ़ाएं, उसको भी मेंटेन रख सकते हैं। फिर दोबारा जब इसने कब तक इसने सरवाइव करना है, दोबारा इसने कैसे तैयार होना है, इन सारी चीज़ों को लेके चलना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। जी सर, उसमें ये है ना, बेसिकली ये एक बंदा समझ ले कि अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं मुझे 40 दिन तक तो अच्छा दूध दे दिया, फिर गाय मेरी कमज़ोर हो गई, या 80 दिन तक तो दे दिया दूध, फिर वो कमज़ोर होना शुरू हो गई। ये क्या मतलब, ये वो क्या करते हैं, सारा कुछ गाय के ऊपर डाल लेते हैं कि ये गाय ही मज़े की नहीं है। हालांकि आप जो उसके साथ खेल रहे हो, ये इतना आसान काम तो नहीं है। ये इतना आसान काम तो नहीं कि हर एक बंदा ये कर ले। न्यूट्रिशन इतना आसान काम नहीं है। तो लोगों ने स्टडी किए होते 5 साल, फिर एमफिल न्यूट्रिशन में, फिर तजुर्बे करके, मतलब ये चीज़ किस तरह, इसके पीछे पढ़ के, ये तो उसका काम है ना। सर, एक और कॉन्सेप्ट है इस फार्मिंग में। लोग कहते हैं कि सर्दियां इसका पीक सीज़न है, कमाने का सीज़न है, जबकि जब गर्मी आती है तो इसका वो पीक सीज़न नहीं रहता। तो ये लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ये आखिर क्यों बनता है, या कि हकीकत भी ऐसे ही है? सर, ये कुछ इसमें हकीकत भी है। इसमें कारोबार में 2 चीज़ें होती है कि आप दूध से इतने पैसे ले लो कि आपके रनिंग कास्ट भी पूरे हो, या गर्मियों में अगर नुकसान होता है तो सर्दियों में इतना दूध ले लो कि वो गर्मियों का नुकसान आप बर्दाश्त कर सको। सही, ठीक है। तो अक्सर फिर ये होता है कि वच्छियाँ जो आपके पास रह जाती है या बच्चे जो आ जाते हैं वो किधर जाते हैं? वो भी आपकी वो भी नॉन न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर के जेब में जाता है। वो भी इसी फार्म ओनर का ही होता है। वो भी लेकिन कुछ लोग ये होता है उसको छुपा रहे होते, और रनिंग कास्ट में भी आते कि नहीं, रनिंग कास्ट में मुझे फ़ायदा होगा। वो भी एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम है कि आपको फ़ायदा देगा। लेकिन वो बच्चियाँ ये वो नॉन न्यूट्रिशनिस्ट की जेब में जा रही थी ना, वो डॉक्टर की जेब में, वही इस फार्म, लेकिन वो काउंट नहीं करते। जी जी। अच्छा सर, ऐसे ही जैसे मैंने पहले आपसे यही क्वेश्चन किया है कि इस फार्म की जो सालाना नई ब्रीड है वो कितनी ऐड होती है, और 1 साल की बछड़ी आप इससे अंदाज़ा क्या लगाते हैं कि ये जो ब्रीड है, इसके बाद हम आएंगे, जैसे हमारे देखने वाले भी सोच रहे होंगे कि अगर हम ये कारोबार करना चाहें तो कैसे परचेज करें, इंपोर्ट करें या कहाँ की इंपोर्ट करें, इस पे भी हम बाद में आएंगे। लेकिन इससे पहले ये बताइएगा कि अगर कोई आपके फार्म की एक साल में नई ब्रीड की सूरत में कितनी हीफर्स ऐड होती हैं, और कितने परसेंट सेक्स सेमन, कितने परसेंट रिजल्ट आपको देती है? सर, उसमें ये कि हमारे पास पिछले साल की जो एड हुई वो 150 हीफर एड हुई है। 150 हीफर, 150। हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उसमें 4 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 3 महीने की प्रेग्नेंट है, कुछ उनकी सर्विस हो चुकी है। तो समझ ले कि उसूल ये होता है कि मार्च तक ना लोग, या अप्रैल तक अपने टारगेट्स पूरे कर लेते हैं, ब्रीडिंग के टारगेट्स, जो 85%, कोई 90% ले लेता है, कोई 75% हार्ट को प्रेग्नेंट कर लेता है, कोई 80% प्रेग्नेंट कर लेता है। तो ये 175 जो हीफर एड हुई है,
या आप जो पिछले वीडियो में मैंने आपको वच्छे दिखाए थे कि आपके ने 60 वच्छे भी बेच दिए, वो तो रनिंग कास्ट निकाल के ही आपके पास प्योर बची है ना, प्रॉफिट की एक सूरत है, वो प्रॉफिट की एक सूरत है ना। क्योंकि आप रनिंग कास्ट जो कहते हैं दूध से मुझे फायदा नहीं हो रहा है, सपोज साल का मिला के आपको 1 करोड़ नुकसान हो गया, 1.5 करोड़ आपको नुकसान होता नहीं है, आपको 1.5 करोड़ नुकसान हो गया। हालांकि होता ये कि इतने हर्ड पे 2 से 3 करोड़ या 4 करोड़ या 1 करोड़ या 1.5 करोड़, उसको रनिंग कास्ट पे गर्मियाँ और सर्दियाँ मिला के नेट प्रॉफिट ये हो जाता है। माशाल्लाह, जो वच्छियाँ होती हैं वो तो प्योर उसके पास रह जाती है, सही है, या बच्चे प्योर उसके पास हो जाते हैं, सही है, तो वो कहाँ की प्रॉफिट है, सही है, वो माशाल्लाह। प्रॉफिट कहाँ पर जा और रही अगर है? रनिंग कास्ट की बात करें तो आपकी, जैसा कि आपने 7,500 लीटर आपकी जो मिल्क है, और उसके साथ रनिंग कास्ट फार्म की इस वक्त आपका मिल्क पूरा कर रहा है, या उसमें से भी कुछ प्रॉफिट आ रहा है, या कि वो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है जी। मतलब सब प्रॉफिट ये कि मुझे 83 रुपीज पर लीटर कास्ट पड़ रही है, मिल्किंग प्लस नॉन मिल्किंग मिला के आजकल के रेट में। माशाल्लाह, माशाल्लाह। पूरे फार्म का अगर आप पर लीटर को पूरे फार्म के खर्चे पे डिवाइड करें तो 83 लीटर पर लीटर 83 रुपीज पूरे फार्म की कास्ट निकाल रहा है। फार्म में सर ये कि इसमें मिल्किंग जानवर प्लस मिल्किंग जानवर का जो खर्चा आ रहा है प्लस नॉन मिल्किंग जानवर उसका खर्चा मिला के, बच्चे हैं, बच्चियाँ पाल रहे हैं, हम बच्चे पाल रहे हैं, इन सब का मिला के 83 रुपीज़। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी कास्ट प्लस लेबर कास्ट नहीं है, वो मिला के समझो आपका 98 रुपये हो गया या 100 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया। हाँ, आपका 130 128 पे दूध जा रहा है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा सर जी, अब चौथी बड़ी अहम चीज़ है कि लोग करना चाहते हो, तो जब भी किसी बंदे के ज़हन में ये आता है मैं फार्मिंग करूं, हर बंदा यही चाहता है कि मैं हॉलैंड से इंपोर्ट करवाऊं, डच करवाऊं, या अमेरिकन करवाऊं, या ऑस्ट्रेलियन करवाऊं। तो क्या ख्याल है कि जो पाकिस्तान में एक माशाल्लाह कि आपका फार्म है, इस तरह पाकिस्तान में बड़े बड़े फार्म मौजूद हैं जिन्होंने इंपोर्ट करवा के अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया था, वो अगर वो फार्मर इन फार्म से इनकी ब्रीड जो है उनको परचेज करें, क्या वो फिजिबल रहेगा, या कि इंपोर्ट करना ही बेटर हल है? जेनेटिक के हवाले से भी बताइएगा और मौसम के सर्वाइवल के हवाले से भी बताइएगा। सर इसमें बात यह है कि आप जहाँ से ले रहे हो अगर वो आपको हकीकत बताता है, हकीकी उसके मदर की प्रोडक्शन बताता है, उसके मतलब ग्रैंड मदर तक अगर जा सकता है कोई, आपको उन सब की रिकॉर्ड दे सकता है, जेनेटिक रिकॉर्ड, उसके मदर का रिकॉर्ड, दूध कितना दे रही थी, ये सारा रिकॉर्ड कोई अगर आपको दे सकता है, और फिजिकली आप हीफर की हाइट और वेट बराबर है आपकी, तो यहाँ की हीफर उनके हीफर से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अच्छे है। वो क्यों, रीज़न क्या है कि वो ऑलरेडी अडॉप्टेड होते हैं इस माहौल के साथ, जिसको रेशनल इम्यूनिटी बोलते हैं, रेशनल इम्यूनिटी। इन जानवरों की रेशनल इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रांग होती है इस कंपेयर टू जो आप बाहर से लेके आते हो, और बाहर से आजकल की तो इम्पोर्ट हो नहीं रही, ठीक है, इम्पोर्ट बंद है। दूसरा ये है कि अगर इम्पोर्ट किया जाए तो वो बहुत महंगी पड़ेगी आपको, वो 11 लाख के करीब आपको पड़ेगी आजकल के टाइम, हाँ। वो रेडी टू ब्रीड होगी, वो भी प्रेग्नेंट होती है 6 मंथ क्लेम करते हैं, लेकिन होती है 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट होती है। और इसमें लोग पहले भी एक वीडियो में हमने ऐसी वीडियो बनाई थी, लोगों ने पूछा था कि आप अपनी ब्रीड ही तैयार कर रहे हैं या कि आप सेलिंग की तरफ भी जा रहे हैं, और अगर आप जा रहे हैं तो आप 1 ईयर की हिफर सेल कर रहे हैं, 2 ईयर की, या कि फर्स्ट ईयर की जो प्रेग्नेंट है आप वो सेल कर रहे हैं? असल में ये मेरे पास जो अभी क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पास 3 शेड है जी, तो मेरे पास कैपेसिटी 600 एनिमल तक है जो मैं ईज रख सकता हूँ उनका, मैं अच्छी तरह रख सकता हूँ उनको। इसके अलावा सरप्लस जो हो रही है वो तो मैंने सेल करनी होगी, ठीक है। तो इस दफ़ा मेरे पास 70 हीफर होगी जिसको मैंने सेल करना होगा, और वो अभी, और ये फर्स्ट साल है आपके सेलिंग का? जी, ये फर्स्ट साल है, और वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, और फर्स्ट कावर हीफर जो है, फर्स्ट जो कावर हीफर है वो आज मुझे 35 लीटर एवरेज दे रही है 1750 रुपये पे, माशाल्लाह 35 लीटर एवरेज दे रही है फर्स्ट कावर की, फर्स्ट कावर जी उनकी एवरेज। अच्छा सर जी, अब लास्ट पे मुझे बताइएगा कि एक बंदा इस फार्मिंग का आगाज़ करना चाहे, इसको प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग के हवाले से देखना चाहे, तो आपका मशवरा क्या है कि एक बंदा इस फार्मिंग का आगाज़ कम अज़ कम कितने जानवरों से कर सकता है? क्योंकि एक ख्याल होता है ना यार, 2 जानवरों की क्या फार्मिंग हो सकती है, 3 जानवरों की कैसे हो सकती है यार, कम से कम 10 का तो शेड हो या 20 का तो शेड हो। तो आप क्या इस हवाले से आपका मशवरा क्या है?
सर मेरा मशवरा ये कि ये फार्मिंग इस तरह नहीं है कि आप 1000 एनिमल तो ले आओ, अगर 1000 एनिमल की आप प्रॉपर केयर नहीं कर सकते हो, केयर ऑफ न्यूट्रिशन और केयर ऑफ मैनेजमेंट और ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, आपके हमारे जैसे डॉक्टर्स अगर उसकी फॉलो अप अच्छी तरह नहीं कर सकते, उनकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड आप उसके पूरा नहीं कर सकते हो, वो 100 गाय भी आपके लिए नुकसानदेह, वो 10 गाय भी आपके लिए नुकसानदेह। आप 10 से भी पूरा शुरू कर सकते हो, आप 20 से भी शुरू कर सकते हो, आप 100 से भी शुरू कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे, आपकी कैपेसिटी पे। लेकिन ये कि आप खर्चे उसके बर्दाश्त कर सकते हो। और अगर आप अच्छा दूसरी चीज़ ये कि इस बिजनेस में आपका बैकअप भी ज़रूरी है, आपका बैकअप भी हो, कम से कम पहले 2-3 साल के लिए। जी जी, आपके पास बैकअप हो वो ज़रूरी है। बाकी आप 10 गाय से शुरू करिए, 100 प्रॉपर केयर। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे ज़हन में और आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि इधर से अगर आप कोई ब्रीड को परचेज करें तो उसमें आपको क्राइसिस कम होंगे, तो क्या उन क्राइसिस में एक एनवायरनमेंट का भी इशू आता है कि अगर बाहर से हम इंपोर्ट करके लेके आए हैं गायियाँ तो उनको एनवायरनमेंट आपने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा उनके लिए, और अगर जो यहाँ की ब्रीड है तो उनके लिए क्या उससे थोड़ा सा कम हमें प्रोटोकॉल उन्हें देना पड़ेगा एनवायरनमेंट के वाले से? गर्मी में, सर्दी में, इनको गर्मी सर्दी में वैसे इन्वायरमेंट इनको चाहिए कैसे होता है, गर्मी इनकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसा होता है? सर वो तो बहुत डिटेल की डिस्कशन है कि फेंस किस तरह लगाने हैं, किस एंगल पे लगाने हैं, किस हाइट पे लगाने और किस डायमीटर वाले लगाने हैं, और शावर किस तरह लगाने हैं, उनके क्यूबिकल किस लेंथ के होने चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन सिर्फ ये मैं बताता हूँ कि उनकी जो इम्यूनिटी होती है, सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ, एक अंग्रेज़ आ गया बाहर से, वो निस्ले की बोतलें घुमा पे आ रहा होगा, आम जगह से पानी भी नहीं पी सकता, और हम जैसे आप जो लोग हैं वो हमें कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें कुछ भी मसला नहीं हो रहा है उससे, ठीक है। तो इसी तरह इनका भी है, ये हमसे ज़्यादा एहसास है, ये जानवर, ये नस्ल हमसे ज़्यादा एहसास है, वो एनवायरनमेंट को भी हमसे ज़्यादा फील करते और फीड को भी हमसे ज़्यादा फील करते हैं। सही है। हाँ, मतलब कि अगर आपने इनसे वो रिक्वायर्ड रिजल्ट लेना है तो चाहे आपने ब्रीड बाहर से इंपोर्ट की है या यहाँ से लिए, आपने उनके जेनेटिक जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन के वाले से वो सारी आपने पूरा ज़रूर करनी है। जी सर, उसमें ये कि एक तो जो जानवर है वो ओरिजिनल कोई बताए कि ये जानवर अमेरिकन नस्ल की है, ऑस्ट्रेलियन नस्ल है या डच है, तीनों की अलग अलग खूबियाँ। आपकी कौन सी है? ये अमेरिकन नस्ल, प्योर अमेरिकन नस्ल है, ठीक है। हम ये करते हैं कि बाहर से सीमन लेके आते हैं, वो सीमन इनको दे देते हैं। सही है। हाँ। और जो आपने बताया कि अभी आपने सेल करने के लिए आपके पास रिजर्व है, वो कितनी बछड़ियां हैं, और जो अगर हम 1 साल का आपका लगाएं तो उस ब्रीड की मालियत पर हेड कितनी है? एक जो 3 to 4 मंथ की जो प्रेग्नेंट है वो आपकी उसकी मालियत क्या होगी? राउंड अबाउट वो कितने मालियत की होगी, और उस मालियत की टोटल कितनी हीफर्स आपके पास मौजूद है? सर वो ये टोटल 70 हीफर है, और मालियत का इस तरह नहीं बता सकते क्योंकि आप देख रहे हो कि डॉलर में कितनी फ्लक्चुएशन है, जी जी जी। उसमें कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है। वो सिर्फ मैं हर एक बंदे को ये कहता हूँ कि आप पहले इंपोर्ट का प्राइस देख लें कि कितनी की, सपोज आज कितनी की इंपोर्ट हो रही है। अंदाजा लगाने के लिए एक बंदे को 8 लाख की पड़ेगी, 7 की, 9 की, ये 9 लाख की पड़ेगी, तकरीबन 6 मंथ की है, वो 9 लाख की पड़ेगी। अगर यही बाहर से इंपोर्ट की जाए तो फिर आपने जैसे 11 लाख। यार हाँ, आजकल कोई पूछ ले, आजकल इंपोर्ट तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा। जी जी जी। लोग ये चाइना में हमारा वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से अगर देखा जाए तो सबसे पहला माल जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही जा रहा है, हमें जो मिल रहा है वो बी और सी कैटेगरी के मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम क्या करते, सारा ऊपर गाय के ऊपर डाल लेते हैं। भाई ये नहीं, पिछले हिस्ट्री देख लो, आपको कौन से जानवर मिल रहे हैं। सही है। हाँ। और आपके पास 75 हीफल मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड अबाउट 9 लाख की प्राइस के मिनिमम अप एंड डाउन हो सकता है। उसमें उसके मदर का रिकॉर्ड प्योर सारा हमारे पास मौजूद है, या उनके ग्रैंड मदर का रिकॉर्ड, और उस कितना दूध दे रही है करंटली, कितने पैसे पे कितना दे रही है। सपोज ये कि कोई मैं सपोज यूज़ कर रहा हूँ हीफर में जो 35 लीटर एवरेज दे रही है, वो 9 kg कंसनट्रेट में यूज़ कर रहा हूँ, 9 kg, ठीक है। तो वो कंसनट्रेट की प्राइस मतलब उसकी कंपोजिशन की नोयत अलग होती है। मतलब आप यही कंसनट्रेट 3000 में भी तैयार कर सकते हो, यही कंसनट्रेट आप 1600 में भी तैयार कर सकते हो। सही है। वो नोयत है, या हर एक न्यूट्रिशनिस्ट की अपनी अप्रोच है उसकी, ठीक है। उसी पे अगर यही मैं 3 किलो सोयाबीन डालो 2.5 किलो, तो इसका एवरेज 40 लीटर मुझे आएगा, लेकिन मेरी कीमत
फिर 5,000 पे पहुंच जाएगी, मुझे मेरी पर लीटर कास्ट बहुत बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, हो सकता है वो दूध से ज्यादा हो जाए। हाँ हो रहा है इसी तरह। सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ कि पिछले साल के इस साल की जो फार्मूले की रेट है वो आजकल में 4,000 पे भी आपसे महंगा पड़ रहा है। सही है। और मैं 40 लीटर इनसे ले रहा था, एवरेज ले रहा था इन फर्स्ट 40 नहीं बल्कि उस वक्त 43 लीटर था उसका एवरेज। आजकल मैं 37-38 लीटर ले रहा हूँ या मैं 39 लीटर ले रहा हूँ, लेकिन मैं कास्ट उस पर 1950 कर रहा हूँ। सही है। एक तो ये कि आप एक्स्ट्रा प्रोटीन देने से प्रोटीन देने से कंसेप्शन रेट भी कम हो जाता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये कि असल बिजनेस है कि पर लीटर कास्ट आपकी कितनी पड़ रही है और कितने जानवर आप गबन कर रहे हो, बस ये साइंस है। सर अगर ये इसका मजीद क्वेश्चन करते रहेंगे, ये तो माशाल्लाह ना ख़त्म होने वाला एक लेक्चर है आपका। जी बस हमने जितना अपनी कोशिश के मुताबिक और लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस फार्मिंग के हवाले से चंद एक चीज़ों को आपके सामने रखा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।